पाकिस्तान के हर मंसूबे को भारत नाकाम कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, भारत उसका जवाब दे रहा है। बात करने जा रहे हैं राजेश राठौर जी से, जो हमारे चैनल हेड हैं। राजेश जी, जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, ये 54 साल पहले भी हुई थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो 1971 का युद्ध था, उस युद्ध में और अब में बहुत अंतर है, क्योंकि इन 54 सालों में हम युद्ध करने के तरीके और उसके जो आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ जो हो ये भी देखा जाता है कि अब नई टेक्नोलॉजी का उसमें कितना फ़ायदा मिलता है, किस तरह से काम ये पूरा किया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी सेना होती है, उनके अभ्यास करने के तरीके, उनके ट्रेनिंग के तरीके में भी लगातार बदलाव आया है, और कुछ न कुछ ऐसा बड़ा बदलाव भी है जिसके कारण मारक क्षमता, जो ख़ास तौर से दुश्मन देश में हम जो हमला करते हैं, जो हमारे हथियारों की मदद से, जो हमारे जवान जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर ये बात सामने आती है कि अंदाज़ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह भी है कि पहले ड्रोन कैमरास नहीं होते थे और अब ड्रोन कैमरा से कंटिन्यू निगरानी रखी जाती है। ये बहुत गंभीर सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है, और ड्रोन कैमरे की जो क्षमता है उसको लेकर भी बात की जाती है। हमारे पास ड्रोन कैमरे जो हैं क्वालिटी के हैं, और दूसरा पाकिस्तान के पास जो ड्रोन कैमरे हैं वो किस क्वालिटी के हैं, ये मैंने आज सुबह एक बात की थी कि बिल्डिंग के पीछे, यदि कोई बड़ी बिल्डिंग के पीछे आतंकी ठिकाना है तो वो कैसे पता चलेगा, और हम ये बात कैसे अंदाज लगा सकते हैं। तो जो नक्शा होता है, जो पाकिस्तान का नक्शा है या भारत का नक्शा है, तो दोनों देश एक दूसरे के उस पर ये देखते हैं कि हम कैसे पता करें, हम कौन से ठिकाने पर हमला करें जिससे वो देश को सबसे ज़्यादा नुकसान हो, या उनके ठिकाने ध्वस्त हो, या आतंकी मारे जाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, इन पर लगातार जो है काम करना पड़ता है। उन्होंने भारत की निर्मित दवाइयों को सख्ती से मना करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसा है कि अब दोनों देशों के बीच में युद्ध के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर भी वार चलेगा। जो पुराने समझौते हुए हैं, इस पर अभी हम और बात करेंगे आगे डिटेल में, लेकिन मैं भी आपको एक शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमने पानी वाला जो समझौता था, वो पहलगाम के आतंकी घटना के बाद जो है उसको हमने बंद कर दिया कि अब हम उनको पानी नहीं देंगे, क्योंकि आतंकी गतिविधियों से परेशान हो गया था भारत, बहुत चिंतित था, और ये बात कही जा रही थी कि हम कैसे इन चीज़ों को वो करें कि कैसे वो सारी बातें सामने आए। आखिरकार आर्थिक मुद्दों पर जब हम एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो हमारा विरोधी देश तो ताकतवर होगा इन चीज़ों से। ये सब बातों को ध्यान में रखकर अभी बहुत सारे आर्थिक मुद्दों पर देखते रहिएगा आप, कि लगातार अपडेट आते रहेंगे कि कौन कौन से समझौते पुराने हुए थे। जब हम शांति बहाली की बात कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भारत के साथ शांति बहाली की बात कर रहा था, तब सारे जो गठबंधन हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये युद्ध बढ़ गया है और अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, भारत पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर अब नहीं छोड़ना चाहता है। तो इससे आप मान के चलिए कि अब दोनों देशों के बीच में कट्टर दुश्मनी वाली बात सामने आ रही है। जी, जैसा कि आप सर आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इससे भारत की वित्तीय प्रणाली पर क्या फर्क पड़ सकता है? जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, उसमें यह है कि देश की आर्थिक स्थिति इन 3-4 चीज़ों से प्रभावित होती है। शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी मार्केट से, उसके अलावा सोने चांदी के भाव कम ज़्यादा होने से, इस तरह की जो महत्वपूर्ण चीज़ें जिससे पूरे देश में फाइनेंस का रोटेशन चलता है, और वो जो रोटेशन चलता है वो डिस्टर्ब ना हो, लोग भय के मारे पैसे का आदान प्रदान कम ना कर दें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको देख के लगता है कि आर्थिक जो सिस्टम है हमारा, इकोनॉमी वाला सिस्टम, उसको लेकर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता देता हूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शाम को सभी वित्तीय बैंकों के प्रमुखों की, और जो साइबर वाला इशू है,
फाइनेंस वाला, साइबर फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में साफ संदेश दिखाई दे रहा है इस बैठक को लेकर कि इस मुद्दे पर बात की जाएगी कि भारत की आर्थिक स्थिति, जिसको कई देश डावाडोल करने के लिए पहले से कह रहे हैं, वो हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं कर सके, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने आर्थिक स्थिति की बात की, पाकिस्तान के हालात की बात की है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, सिंदूर छीना गया था तो उसका पूरा बदला लिया जा रहा है। अब ये पाकिस्तान, चीन या फिर सिर्फ इन्हीं देशों को नहीं है, भारत की तरफ से ये पूरा संदेश दिया गया है कि अगर भारत की तरफ कोई देखता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अभी पाकिस्तान के 9 हेडक्वार्टर को 3 शहर के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, एयर सिस्टम के तबाह कर दिया है भारत ने। तो ये बहुत बड़ी मैं भी खबर आपको हो एक मिनट रही है। रुकिए, पहले एक महत्वपूर्ण खबर दे देता हूं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तीनों सेना के प्रमुखों से बात कर ली है और वो बातचीत बहुत अच्छी रही है। इस बातचीत के दौरान तीनों सेना प्रमुख ने अमित शाह को ये बता दिया है कि अभी तक उन्होंने क्या क्या किया, आगे का क्या प्लान है और उसके आधार पर जो भी गोपनीय रणनीति बनी है उसका असर आपको कुछ समय, कुछ घंटों के बाद देखने को मिलेगा कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ और किस तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि आक्रामक तरीके से भारत, और ज़्यादा आक्रामक तरीके से भारत पाकिस्तान पर हमला लगातार करता रहेगा। अमित शाह की बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें इस तरह की बातें सामने आई होगी, इस तरह की जानकारियाँ कुछ मिल रही है। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की भी लगातार बैठक हो रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्री भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। लोगों के लिए स्वास्थ्य रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो क्या अभी सामने आ रही हैं? देखिए, हेल्थ इशू वाला जो मामला रहता है वो ये रहता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के बीच में जो दवाओं का आदान प्रदान है, जो स्वास्थ्य उपकरण का आदान प्रदान होगा वो प्रभावित होगा, तो उसके कारण हमारे यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी जो पाकिस्तान से भारत को मिल रहा है, भारत उन सारी चीज़ों पर अध्ययन कर रहा है, वो मेडिकल फैसिलिटी हो या दूसरी चीज़ें हो, अन्य समझौते हों, ताकि पाकिस्तान जो है यदि हमको डिस्टर्ब करना चाहता है उन दूसरे तरीक़ों से तो हम प्रभावित नहीं होंगे। अभी ज्योति ने जो सवाल उठाया कि जिस तरीके से हेल्थ को लेके बात कही जा रही है, तो कुछ देर पहले निधि ने ये पूछा था कि पाकिस्तान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भारतीय दवाओं के बिकने पर वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है पाकिस्तान में। वो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी के ज़रिए जो इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। जी सर, अभी जो लगातार भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, तो इससे महू की जो मिलिट्री है वो उसकी सुरक्षा के लिए और क्या इंतजाम किए जाएंगे और क्या उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, महू मिलिट्री को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कल रात से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब लोकल प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। आज सुबह ही कुछ देर पहले की बात है जब एक IPS अधिकारी जो वहाँ तैनात है, हितिका वाशल ने ये कहा है कि हमने मिलिट्री की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के पास जो फोर्स है उसके साथ जो है सुरक्षा बढ़ा दी है। वहाँ पर जो मौजूद हमारी सेना के अधिकारी हैं उनसे जिला प्रशासन की लगातार बातचीत हो रही है। यदि मिलिट्री हेडक्वार्टर से बाहर सीमा पर जाने के लिए यदि कोई संसाधनों की आवश्यकता है, एयरपोर्ट पर क्या किया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर बात की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे इंदौर देश का महत्वपूर्ण शहर है और इंदौर से बिल्कुल सटा हुआ महू मिलिट्री एरिया है। यदि महू मिलिट्री एरिया को पाकिस्तान डिस्टर्ब करता है तो एक बड़ा इलाका उससे प्रभावित हो सकता है। ये सब संभावनाओं के चलते हम बात कर रहे हैं, इसमें कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन जितने मिलिट्री एरिया हैं हिंदुस्तान में उन सब को भारी सुरक्षा के बीच जो है कवर्ड कर दिया गया है, या यूँ कहें कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी सर, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक ली है सर, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। मैंने अभी कुछ देर पहले ये जानकारी बताई थी कि अर्धसैनिक बलों के DG के साथ गृह मंत्री की बैठक हुई है और बैठक में समीक्षा की गई है। अभी तक जो लड़ाई चल रही थी अब ये युद्ध के रूप में तब्दील होती जा रही है लड़ाई, और लगातार सरकार को भी
ये जानकारी लेना पड़ती है कि आखिर बॉर्डर पे क्या चल रहा है, या हवाई हमले कैसे हो रहे हैं, वायुसेना का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, जल सेना का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, थल सेना का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तीनों सेनाओं के इस्तेमाल के बाद भारत पाकिस्तान पर कितने ज़्यादा हमले कर पाएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। भारत और पाकिस्तान का जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर वहाँ की जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इसके लिए पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनको रिहा करने की याचिका दायर की गई है। देखिए, पाकिस्तान के साथ दिक्कत बहुत बड़ी है। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमारे हिंदुस्तान में एकता का जो माहौल बना है, और ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और उस बैठक में सारे विपक्षी दल के नेताओं ने कह दिया कि इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें हम उनके साथ हैं। पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ सरकार कार्रवाई कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ज्योति, कि आपने जो पूछा है सवाल कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है जी। उसमें और क्या क्या अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपको एक हल्का सा बता देता हूं कि रक्षा मंत्री ने जो है अभी तक की जो कार्रवाई की है उसकी तारीफ कर दी है, और स्वास्थ्य मंत्री भी उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर लगातार बात कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ गई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL के सारे मैच निरस्त कर दिए हैं, स्थगित कर दिए हैं कि अभी फ़िलहाल इन मैचों को रोक दिया जाए। अगली तारीख बाद में होगी, पहले आतंकवाद से निपटा जाए, उसके बाद क्रिकेट मैच होते रहेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि LOC पर 3 भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया है कि उनके जो ठिकाने हैं वो यदि ध्वस्त होते हैं तो उनके सेना के अधिकारियों और जवानों के पास लड़ाई के संसाधन कम हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान घुटने भी टेक सकता है, क्योंकि भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाया है, और आधुनिक सैन्य शक्ति के साथ भारत एक मजबूत ताकत के रूप में पिछले कई सालों से उभर रहा है। समय समय पर हमने अपने आधुनिक हथियारों का जो है रिहर्सल भी की थी, तब भी ये बात सामने आई थी कि भारत सैन्य शक्ति के मामले में भी विश्व शक्ति बनना चाहता है। सर, जैसा कि आपने बताया अभी स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बैठक की है, तो सर अभी बड़ी बैठक हुई है और स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी सारी चर्चाएं हुई है, तो आपको क्या लगता है स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या अहम फैसले लिए गए हैं? बहुत बड़ी बात यह है कि जब अभी जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से, तो इन हमलों के दौरान कितने लोग मारे जा रहे हैं या कितने लोग घायल हुए हैं, उन सब के मामले में क्या हो सकता है, और जो मिलिट्री एरिया है वहाँ के आसपास के अस्पतालों में या वहाँ पर क्या मेडिकल फैसिलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस में उपलब्ध कराई जा सकती है कि कभी कोई इंजर्ड होके आता है तो उसका इलाज जल्दी से हो जाए। सीमाओं से लगे हुए इलाकों में, बंकरों के आसपास जो भारतीय इलाके हैं, उन सब में हेल्थ से रिलेटेड यदि मान लो कोई मेजर ऑपरेशन भी करना हो तो डॉक्टरों की एक बड़ी टीम तैयार रहे, जो एम्बुलेंस है उसमें सर्वाधिक सुविधाएं उपलब्ध रहे, ताकि हम अपने सैनिक हुए या नागरिक हुए यदि कोई प्रभावित होता है तो इन संभावनाओं पे ही तैयारी की जाती है। अभी फ़िलहाल अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कहाँ पर क्या कोई घायल हुआ है या नहीं, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। जी सर, जैसा कि आपने देखा पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो वहाँ के जो आतंकी है उन्होंने हमारे देश पे हमला किया था, वहाँ के कुछ नागरिक मारे गए थे। तो जैसे उन लोगों ने हमारी देश की औरतों का सिंदूर छीना है, उसी तरीके से अब हमारा देश उन्हें उसी सिंदूर से होली खिला रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही कब तक जारी रहेगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि वो सिंदूर के साथ खेला नहीं करते तो हम उनको जवाब शायद नहीं देते जी। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने घटनाएं कर दी है, आतंकियों को भारत की सीमा में भेजकर बेकसूर लोगों को मार गिराया है, तो ऐसी स्थिति में भारत को जवाब देना ज़रूरी था। और हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारत किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक और मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने GF-10
का इस्तेमाल किया है, PL-15 मिसाइल, DJI ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। इनसे निपटने के लिए भारतीय सेना लगातार हमले कर रही है। भारत ने आकाश मिसाइल से JF-17 को मार गिरा दिया है। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है और इससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान भी अब अपने सारे आधुनिक हथियार इस्तेमाल करने लग गया है। बिल्कुल आप देखते रहिए कि किस तरह से हम आपको ये जानकारी अपडेट करते जा रहे हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो युद्ध समाप्त करने की या युद्ध को रोकने की बात करता है, दूसरे देशों से मदद मांगता है और आतंकवाद के मुद्दे पर अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि किसी भी तरह के आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात कर रहा है, भारत से कह रहा है कि वो लड़ाई ना लड़ें। भारत का तो साफ कहना है कि हम इस आतंकवाद को समाप्त करने के बाद ही अब इस लड़ाई को समाप्त करेंगे। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर से जागे हुए हैं और ये जानकारी ले रहे हैं कि कहां पर क्या चल रहा है। इस समय हिंदुस्तान की सरकार लगातार अपडेट है, चौकन्नी है, चौकस है और सभी मंत्रियों को भी इस काम पर लगा दिया गया है कि जहां जिसकी जो जरूरत पड़ेगी सब हेडक्वार्टर पे हैं ताकि जिसको कहीं भेजना पड़े तो भी कोई दिक्कत ना आए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जब ये शुरू हुआ था तब पाकिस्तान ने साइबर अटैक की बात की थी और अभी SBI का एक बयान सामने आया है जिसमें ATM और डिजिटल सर्विस पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इस पे भी बयान सामने आ रहा है, SBI का आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान साइबर अटैक भी कर सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए SBI ने ये पूरा बयान जारी किया है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही ज्योति ये जानकारी दी थी कि आज शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें मैंने बताया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और साइबर फाइनेंस वाली जो बात आती है कि साइबर हमले किए जा सकते हैं, ATM प्रभावित हो सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम प्रभावित हो सकता है और डिजिटल सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। तो इन सब को लेकर भी तैयारियां सब शुरू कर दी है। शाम की बैठक के बाद इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल पाएगी कि सरकार क्या क्या उपयोग कर रही है, उन बातों का ध्यान रख रही है या यूँ कहें कि किन जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। जी, अभी इन सबके बीच में राजेश जी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं पूर्व, उन्होंने बयान दिया है कि अब टकराव से हल नहीं निकलेगा, शांति से निकलेगा, दोनों देशों को आपस में बात करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसमें शांति का अभाव दिख सकता है? महबूबा मुफ्ती का ये बयान किस संदर्भ में और क्या कहना चाहती है ये स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो ठीक मैं नहीं मानता हूँ। राजनीतिक रणनीति और भारत और पाकिस्तान के बीच गहराए टकराव या तनाव के बीच भारत के ही एक राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने तो इसको भुगता है आतंकवाद को। आतंकवाद ने कहर बरपाया है कई बार जम्मू कश्मीर में, बेकसूर लोगों को मारा है। पहलगाम की घटना इतनी बड़ी होने के बाद जब पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया तभी तो भारत ने इसका जवाब दिया है। महबूबा मुफ्ती को शायद ये पता नहीं कि जो बेकसूर लोग मारे जाते हैं उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से सभी विरोधी दल के नेता सरकार के साथ हैं, उसी तरह से अभी तो महबूबा मुफ्ती को कोई अनावश्यक बात न करते हुए सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि वो सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ ही रहेंगी। जी सर, अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में एक मिसाइल को हमारे भारत द्वारा ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल सही जानकारी है, क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया है। सरकार को इस बात की खबर लग चुकी थी, सेना के अफसरों ने वहाँ पर पूरी तैयारी कर ली थी। यही कारण है कि जो भी घटनाक्रम पाकिस्तान कर सकता है बस उसी पर लगातार भारतीय सेना जो है काम कर रही है। लगातार अफसर उस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस राज्य को टारगेट बनाया जा सकता है, कौन से ठिकानों को टारगेट बनाया जा सकता है। पंजाब में जो पाकिस्तानी को जो नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका जो जवाब दिया है
वो जवाब देने का कारण यही है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही। जी सर, भारत ने अपने डिफेंस को कितना मजबूत कर रखा है? क्या भारत कभी भी किसी भी देश से युद्ध करने में सक्षम है? भारत हमेशा शांति और बहाली की बात करता रहा है, लेकिन जब कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये बात हम कई बार कह चुके हैं। यदि पहलगाम, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसकी कितनी निंदा की जाए। क्या कसूर था वो लोग जो घूमने गए थे, क्या कसूर था उस नव दंपति का जो वहाँ पर घूमने गए थे, जिस नई दुल्हन के सामने उसके पति को मारा गया, जिस पत्नी के सामने उसके पति को मारा गया, या यूँ कहे कि जिस माँ के सामने उसके बेटों को मारा गया और उसका धर्म पूछा गया, उससे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और आतंकियों ने ये कहा कि जाओ तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता देना कि हमने धर्म पूछकर मारा है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। ये हिंदुस्तान इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कोई भी ताकत हो, वैश्विक तौर पर कोई भी देश हो, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर आखिर हम कैसे समझौता कर सकते थे। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत हमेशा लड़ता रहा है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई पाकिस्तान के साथ शुरू हुई है, ये जो युद्ध है, आतंकवाद की समाप्ति के बाद ही समाप्त होगा। जी बिल्कुल, आतंकवाद को समाप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमले हुए हैं ये बहुत बड़ी बात हुई थी। और अभी जैसा कि जो खबर सामने आ रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने लगभग 2 रातों में 2 दर्जन से अधिक मिसाइलें दागी हैं, शहरों को टारगेट किया है, और ड्रोन लगातार वो लोगों को ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर अभी क्या और अपडेट सामने आ रही है? अभी एक तो लेटेस्ट अपडेट यही है कि जम्मू और श्रीनगर इलाके और लेह की जो फ़्लाइट्स है वो 10 मई तक सब स्थगित कर दी गई है, और देश के जो बड़े धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी मेरी जानकारी के अनुसार सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेके आने वाले समय में अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है, उन सब बातों को भी सरकार ध्यान में रख रही है, और ये मान के चल रही है कि पाकिस्तान आने वाले समय के जो हमारे धार्मिक त्यौहार हैं उन पर, या धार्मिक जो स्थल हैं उनके व्यवस्थाओं को तहस नहस करने के लिए, भारत की जनता को डिस्टर्ब करने के लिए, भारत की जनता को परेशान करने के लिए धार्मिक स्थलों पर भी कुछ हमले हो सकते हैं, इसलिए उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। और जो अभी आपने ज्योति पूछा कि अभी जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, 2 रातों में 2 दर्जन से ज़्यादा अभी अटैक हुए हैं, शहरों पे अटैक हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, तो इसमें और क्या अपडेट हैं कि ये लगातार चलता रहेगा? और जैसे कि आपने एयरलाइंस की बात की है, तो एयरलाइन से भारत को क्या इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी एयरलाइंस कैंसिल की गई भारत है। पाकिस्तान के जो जंगी विमान हैं जो अब मैदान में आ चुके हैं उन पर निगाह रख रहा है। अब लड़ाई जो है ये समझ लीजिए कि बड़े से बड़े हथियार, अत्याधुनिक हथियार, नई टेक्नोलॉजी के साथ हथियार और साइबर अटैक जैसे हथियार होते हैं, उन सब से लड़ाई शुरू होने वाली है, जो लगभग प्रोसेस में है। ये मान के चलिए कि दोनों सेनाओं की तरफ से, दोनों देशों की तरफ से हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है कि कौन किसका ज़्यादा नुकसान कर सकता है। लेकिन हमें गर्व है हमारी भारतीय सेना पर कि वो लगातार पाकिस्तान की हर चुनौती को जवाब दे रहा है, हर चुनौती से निपटने की ताकत भी हमारी सेना रखती है। इसी के कारण जो है उन्होंने जो मिसाइलों का, जो खतरनाक मिसाइलें हैं, जो खतरनाक ड्रोन हैं, उन सब का नुकसान किया है। जितने भी विमान के जरिए पाकिस्तान हमला कर रहा है, पंजाब को टारगेट बना रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के अधिकारी लगातार हर चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर दिया है भारत ने बेसिकली। और पाकिस्तान जहां से भी शुरुआत करेगा वो सारी सीमाओं पर हमारी इतनी ज़्यादा चौकसी है, और वो तीनों सेनाओं की तैयारी है उसको लेकर। अभी आप देखेंगे कि कुछ समय बाद हो सकता है कि बाकी भी तरीके अपनाए जाएं, जो तरीक़ों के बारे में भी हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि हमारे पास इतने बड़े हथियार थे, क्योंकि ये गोपनीय रणनीति का हिस्सा होता है। सारे हथियारों के बारे में सरकार पब्लिक में जानकारी नहीं दे सकती है, गोपनीयता के कारण ऐसा करना पड़ता है। हमारे पास जो हथियार हैं वो किसी दूसरे देश की जानकारी में
तो नहीं हों, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन भारत की जो तैयारी है, मैंने भी कहा था कि विश्व में सैन्य शक्ति के रूप में भारत बहुत तेज़ी से उभरता जा रहा था और उसी के कारण ये हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले PL-15 मिसाइल का जो इस्तेमाल किया गया था उसका भी पता चला है। और इस तरह DJI की जो ड्रोन का भी इस्तेमाल हाँ किया गया DJI अभी। ड्रोन है, बड़ा टिपिकल नाम रहते हैं इसलिए बहुत जल्दी बोलने में हमको दिक्कत आती जी, है। लेकिन कुल मिला के हम तो ये कहें कि जो आधुनिक हथियार हैं, अब जो लड़ाई है वो आधुनिक से आधुनिक हथियारों पर चली गई है। मतलब जो सबसे बेस्ट हथियार है हमारे पास, जो हम सबसे ज़्यादा वो कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले भी साबा में भी जो है बड़ी सफलता भारत की सेना ने हासिल की है। पाकिस्तान को वहाँ पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से फाइटर जेट की लड़ाई, फाइटर जेट कितनी संख्या में, इसका अंदाज़ा भी कोई अभी लगा नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल वीडियो वहाँ के अभी पूरे आ नहीं जी, पा रहे हैं। बिल्कुल। एक देश के लिए इतना शर्मनाक हो जाता है कि वहीं के सांसद अपने प्रधानमंत्री शहबाज को गीदड़ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बहुत ख़राब है निधि, क्योंकि वहाँ पर जो कमांड है वो सेना के जरिए होता है, या यूँ कहें कि कुछ आतंकी संगठनों के जरिए सरकार को जो है संचालित करने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से ये सब बातें सामने आ रही है, उसके हिसाब से लगता है कि पाकिस्तान में अंदरूनी उठापटक भी बहुत हो सकती है। वहाँ के विपक्षी दल के बारे में मैंने सुबह भी बताया था कि विपक्षी दल पाकिस्तान सरकार की हर गतिविधि पर सवाल उठा रहे हैं, हर गतिविधि के सबूत मांगे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की इंटरनल चीज़ जो है वो बहुत गड़बड़ होती हुई दिख रही है। सर, अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसका असर मध्य प्रदेश पर भी चल रहा है और इसी कारण से मध्य प्रदेश के 2 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, इंदौर और ग्वालियर में। निश्चित तौर पे ग्वालियर में भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भी हमारे जो है मिलिट्री एरिया से रिलेटेड कुछ स्पॉट्स हैं वहाँ पर। इंदौर में महू मिलिट्री एरिया है। तो कुल मिला के वही बात सामने आ रही है कि भारत अब इस बात को भी अच्छी तरह से लगातार अपडेट होते जा रहा है, समझता जा रहा है कि पाकिस्तान बात भले ही कुछ भी करे लेकिन वो युद्ध बंद नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब करो या मरो। उनकी स्थिति ये हो गई है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से ख़राब है। अब यदि सुरक्षा के मुद्दे पर भी पाकिस्तान लड़ाई जिस तरह से हारता हुआ दिख रहा है, यदि वो लड़ाई पूरी तरह से हार गया तो पाकिस्तान के पास फिर कुछ नहीं बचेगा और वहाँ के जो लोग हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। जी सर, अभी एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि भारत का एक फौलादी कवच L-17 भी तैयार किया गया है। उससे भी पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है उसके बारे में अभी हमें फ़िलहाल बात इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपडेट कर रहे हैं सारी जानकारियों को, और केंद्र सरकार की पूरी गाइडलाइन का पालन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो सरकार सुरक्षा के हिसाब से जितनी खबरें या जितनी जानकारी साझा करने का कह चुकी है वही हम सब जानकारियां लगातार देते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री ने JP नड्डा से एक रिव्यू मीटिंग की है जिसमें कहा गया है कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके रिव्यू लिए जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में पहले जांच की जाएगी, जिससे लोगों को जो दिक्कतें होंगी उसमें कोई भी परेशानी ना हो। और अभी एक और खबर सामने आई है कि पुंछ में लगातार फायरिंग हो रही है और वहाँ के 17 सिविलियंस की मौत हो गई है, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये बात सही आपकी कि पुंछ इलाके को लगातार टारगेट बनाया गया और वहाँ पर डिस्टर्ब करने की उनको संभावनाएं लगती थी, तो पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर लगातार हमले किए, रात में भी किए थे, आज सुबह से हमले बढ़ा दिए हैं। देखिए, जब युद्ध होता है तो दिन में जो है वो और ज़्यादा जो है ताकत से लड़ा जाता है। वैसे आमतौर पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात में जो है युद्ध लड़ने में ज़्यादा दिक्कतें आती है। खैर, अब सेना के पास इतने हथियार हैं, इतनी ताकत है और हम जिस रणनीति और सूझबूझ की बार बार तारीफ कर रहे हैं वही बात सामने आ रही है। पाकिस्तान डिस्टर्ब करेगा
इसमें कोई दो मत नहीं, ये पहले से पता था और हम आखिरी समय तक यही कहते रहेंगे कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। हम ऐसे ही अपने चैनल पे आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे कि आगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, भारत किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समय नाउ। जो भी अपडेट होगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।